अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एके और आप देख रहे हैं पुरानी कहानियां। यास्मीन और महजबी दोनों बहनें थीं और उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। यास्मीन की वालदा रजिया खातून ने फैक्ट्रियों में छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी इन दोनों बच्चियों को पाला था ताकि एक मुनासिब रिश्ता देखकर उन दोनों को ब्याह दे। लेकिन महजबी की शादी काफी जल्दी हो गई। वक्त गुजरता गया और महजबी अब 4 बच्चों की मां बन गई थी। यास्मीन के लिए भी रिश्ता देखने वाले उनके घर जरूर आते, मगर उसकी बात नहीं बन पाती थी, जिसकी ठोस वजह उनका गुर्बत ज़दा घर था। रजिया खातून को टीबी का मर्ज था, जिसकी बिना पर वो बिस्तर से लग गई थी, क्योंकि मुनासिब इलाज और अच्छी ग़िज़ा की किल्लत ने उन्हें बिल्कुल ही लाचार कर दिया था। यास्मीन इंटर पास थी। वो माँ के इलाज और घर के अखराजात चलाने की खातिर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मोहल्ले के एक ही छोटे से स्कूल में नौकरी कर रही थी, जो सिर्फ 2500 तनख्वाह उसके हाथ पर रख दिया करते थे। रजिया खातून की तेजी से बढ़ती हुई बीमारी के एवज डॉक्टर ने यास्मीन को फौरी मशवरा दिया कि उन्हें सैनिटोरियम में दाखिल करा दिया जाए, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए यास्मीन को 30,000 रुपए की अशद जरूरत थी, मगर उसके पास तो 30 क्या 3,000 भी नहीं थे। वो बेचारी अपनी खुददारी और गैरत को एक जानिब रखकर अपने अजीज रिश्तेदारों और हमसायों के दरवाजे खटखटाने लगी। आज उसे हर सूरत में 30,000 रुपए जमा करके अपनी माँ का इलाज करवाना था, चाहे उसकी खुददारी दाव पर ही क्यों न लग जाती। अरे बहन, तुम तो जानती हो कि महीने का आखिर चल रहा है और ये अखराजात मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। अब ये खर्चे थोड़ी देखते हैं कि महीना खत्म पर है, भला पैसे कहाँ से आएंगे। नजमा खाला अपनी आदत के मुताबिक बोलती चली गई। यास्मीन ने इंतहाई बेबसी महसूस की। जी अच्छा खाला जी। लेकिन नजमा खाला को शायद उस वक्त यास्मीन की लाचारी पर तरस आ गया था। वो बड़े एहसान जतलाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारी जरूरत भी तो बहुत कड़ी है बेटा, आखिर माँ को जो दुखाना है। ठहरो, मैं कुछ रकम लेकर आती हूँ। यास्मीन के लिए नजमा खाला की ये अदा किए गए जुमले इंतहाई खुशकुन थे। उसके अंदर तमानियत व मुसरत एकदम से ही सरायत कर गई थी। नजमा खाला अम्मा की सगी बहन है, यकीनन वो हमारी मदद जरूर करेंगी या मुझे 30,000 रुपए दे देगी। यास्मीन उनके अंदर जाने के बाद खुद से ही बातें करने लगी। वो इस वक्त खाला के खूबसूरत से ड्राइंग रूम में बैठी उनके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद खाला वापस आ गई और यास्मीन की निगाहों ने देख लिया कि नजमा खाला की मुट्ठी में कुछ ही नोट दबे हुए थे, लेकिन वो ये देखकर बेपनाह खुश हो गई। लो भाई यास्मीन, मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ। ये रकम भी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर के खर्चे में से निकाली है। नजमा खाला ने चंद हजार के नोट यास्मीन के हाथ पर धर दिए। यास्मीन ने इंतहाई अचंभे से पहले उन कागजी नोटों को, फिर नजमा खाला की जानिब देखा। बेचारी बहुत ही दुखी थी। खाला तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि यास्मीन की 7 नस्लों पर एहसान कर दिया हो। बाकी तुम दूसरे रिश्तेदारों से मांग लो, आखिर रिश्तेदारों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। नजमा खालक चमक कर बोली तो यास्मीन का दिल चाह के ये चंद नोट भी खाला के मुंह पर मारकर लानत भेजती हुए वहां से निकल जाए। ठीक है नजमा खाला, ये भी बहुत है। वो फकत इतना ही बोल पाई थी, लेकिन फिर वो खामोशी से अपना बैग कंधे पर डालकर दरवाजे से बाहर निकल आई। जब ही बाहर निकलते निकलते अकब से खाला की बेटी सहरिश की आवाज आई, उफ ओ मम्मा, आपने इतनी देर लगा दी। डिजाइनर के लॉन्ग पैंट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। पिछली बार भी मैं ये सूट लेने से रह गई थी। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं 4 सूट से कम नहीं लूंगी। अच्छा बाबा, ले लेना, और ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। नजमा खाला भी एकदम मुस्तैद हो गई। ये अल्फाज सुनते ही यास्मीन के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट दौड़ गई और फिर वो वहां मजीद ना रुकी। अब यास्मीन वहां से निकलकर अपनी बहन के घर आ गई। आप ही कुछ तो रकम का इंतजाम कर दो, मुझे जल्द से जल्द अम्मा का इलाज शुरू करवाना है, वरना वरना वो मर भी सकती हैं। यास्मीन ने इंतहाई दुखी लहजे में कहा। महजबी ने इंतहाई बेबसी से अपनी छोटी बहन को देखा और वो दोनों ही आंसू बहाने लगी। उसका शौहर अनवर वैसे भी मामूली नौकरी करता था, फिर इस कदर मुंह जोर महंगाई में 4 बच्चे और एक बीवी, और वालदैन को भी तो खिलाना था। ये सब उस वक्त एक दिल गुर्दे का काम था। महजबी बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी। उस पर सास साहबा के आए रोज इल्जामात,
चुपके चुपके ये मेरे बेटे की कमाई अपने माँ बाप के हाथ पर थमा देती है। खैर महजबी अपनी बहन से मुखातिब हुई, अरे मेरी गुड़िया मैं क्या करूं, खुदा की कसम अगर मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते तो मैं वो भी इसी वक्त तेरे हाथ पर रख देती। वो फकत इतना बोलकर खामोश हुई तो यास्मीन ने उसे चौंक कर देखा। वो अपनी बहन की खस्ता हाली पर दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी। मैं जानती हूँ आपी, तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम मुझे जरूर दे देती, मुझे कहने की ही जरूरत ना पड़ती। यास्मीन, तुम मामू आफाक से क्यों नहीं मांग लेती? सुना है वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। और तनवीर मामी, वो भी तो एक फिलाही इदारा चलाती है। महाजबी को अचानक ही अपने रिश्तेदारों की याद आई। आपी, वो हमारी क्या मदद करेंगे? वो बेयकीन से लहजे में बोली। उसी दम उसका बहनोई अंदर आया। यास्मीन ने फौरन ही अपने सर पर दुपट्टा लिया और जल्दी से उसे सलाम करके एक तरफ बैठ गई। उसने एक नजर अपनी साली को देखा, फिर बड़ी बदमिजाजी से अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। आज खाना मिलेगा या सिर्फ चाय पर ही गुजारा होगा? मैं अभी रोटियां डालने जा रही हूँ, मैं जब ही घबराते हुए बोली। यास्मीन उसे खुदा हाफिज कहकर वहां से लौट आई। फिर यास्मीन ने आफाक मामू तो क्या, सिराज चचा, मुख्तार ताया और दीगर रिश्तेदारों के दर पर जाकर अपनी झोली फैलाई, मगर सब बेहद मजबूर और लाचार नजर आए। बेटा ये रकम तो बहुत ज्यादा है, तुम जानती हो ना कि 30,000 आज इस दौर में कमाना बहुत मुश्किल बात है। आफाक मामू बड़ी बुर्दबारी के साथ उसके मद्दे मुकाबल बैठे बोल रहे थे, जबकि यासीम की नजरें उनके 2 साला पोते के हाथों पर थी, जो एक मशहूर ब्रांड का आईफोन बार बार जमीन पर गिरा रहा था। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, वो खोए खोए लहजे में बोली। कोई कहता मैंने कल ही गरीबों के नाम पर रकम बांटी है, तुम पहले आ जाती तो मैं तुम्हें दे देता। किसी ने कहा अपने डॉक्टर से कहो कि किसी खैराती इदारे का पता तुम्हें दे दे। सिर्फ 30,000 ही खर्च थोड़ी होंगे, आगे फिर भी दवाएं और खुराक पर भी अखराजात होंगे, वो तुम किससे मांगोगी? हर आन हर पल उसकी इज्जत नफ्स कुचली गई, मगर फिर भी उसे 30,000 की रकम हासिल ना हो सकी। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही। उधर डॉक्टर ने रजिया खातून की रिपोर्ट्स देखी तो चेहरे पर तशवीश के रंग बिखर गए। वो अपनी कुलीग के तवसत से एक सरकारी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को अम्मा का चेकअप करवाने के लिए ले आई थी। अपनी कोलीग की मेहरबानी से उसका नंबर भी जल्दी आ गया था, जबकि डॉक्टर तो बड़ी तवज्जो से उन्हें देखने में मसरूफ था। वगरना सरकारी अस्पतालों में मरीज तो धक्के ही खाते रहते हैं। डॉक्टर उन्हें देखना तो दूर की बात, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। हालांकि यही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में खुश मिजाजी से अपने मरीजों का इलाज किया करते हैं। आपकी वालदा का मर्ज खतरनाक नौयत इख्तियार कर गया है, आप एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकती। इन्हें जल्द से जल्द सैनिटेरियम में दाखिल कराएं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यास्मीन को डॉक्टर्स की बात बेतहाशा परेशान कर गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सड़क पर अपनी माँ की जिंदगी बचाने की खातिर भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाए। शायद अब ये वाहिद रास्ता ही उसके पास बचा था। गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, मत हलकान हो, मेरे लिए भला मौत से तू किस तरह लड़ सकती है? बस मरने दे मुझे। अम्मा प्यार से उसे गुड़िया कहती थी। वो उसकी तमाम तर कोशिशें बखूबी मुलाहजा कर रही थी और अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। आखिर ये कैसा जमाना आ गया है? कौन से बहन भाई, कहाँ के बहन भाई? रिश्तेदार तो जैसे तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। और उधर यास्मीन उनकी बात पर तड़प उठी थी। अम्मा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मरे आपके दुश्मन। अगर तुम्हारी जगह मैं इस मूजी मर्ज में मुब्तला होती तो तुम मेरे इलाज के लिए कोशिश ना करती। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। अल्लाह ना करे बेटा, जो तू कभी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो, कभी कुछ सोच समझ कर बात भी कर लिया कर, अम्मा दहल कर बोली। लेकिन फिर उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। यास्मीन उन्हें संभालने लगी। अगले दिन यास्मीन टीचर्स रूम में अकेली बैठी थी। वो इस कदर महव थी कि जैसे किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रही हो। उस वक्त स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, तमाम बच्चे और टीचर्स भी अपने अपने घरों को जा चुकी थी, मगर वो आज अभी तक यही मौजूद थी। उसकी बूढ़ी माँ की जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह फिसलती जा रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो यूं ही साकत और बेहिस्सो हरकत न जाने कितनी देर बैठी रही थी। जब भी किसी ने 5-5 हजार के करारे नोट
اس کے سامنے لا کر دھر دیے۔ یاسمین اپنے دھیان سے بہت زور سے چونکی۔ وہ ایک لمحے کو تو ہکی بکی رہ گئی، لیکن پھر یک لخت اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہے۔ یاسمین نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے پھر سے کھول کر دیکھا۔ وہ نوٹ اب بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کے اندر بجلی سی بھر گئی۔ اس نے جو ہی اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ادھیڑ عمر کے مقبول آفتاب اسے بڑی تمکنت سے دیکھ رہے تھے، جو اس کے سکول کے مالک تھے۔ ان کی آنکھوں کے پیغام کو پڑھ کر یاسین کے جسم میں گردش کرتا خون اسے اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل اسے اماں کا کھانستا ہوا چہرہ بھی نظر آیا۔ اس نے ایک نگاہ ٹوٹوں پر ڈالی اور دوسری مینی خیز نظر سے مسکراتے ہوئے آفتاب کی جانب دیکھنے لگی۔ یاسمین نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھے ہوئے نوٹ اٹھا لیے اور اسی دم اس کے سر کا دوپٹہ ایک جانب کو ڈھلک گیا۔ آج کل ٹی وی، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، غرض یہ کہ ہر جانب مشہور و کامیاب ماڈل اور اداکار جیسمین خان کے چرچے ہو رہے تھے۔ لوگ اپنی بڑی بڑی پارٹیز اور فنکشن میں اسے بلانے کے لیے بےتاب تھے۔ میڈیا ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے بھاگتا، مگر وہ تھی کہ کسی کی مطلق بھی پرواہ نہ کرتی تھی۔ وہ بس اپنی زندگی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مما جب میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ جیسمین خان میری کزن ہے تو پہلے انہیں یقین نہ آیا، بس پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے اتنا امپریس ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ سہرش نجمہ کو بتا رہی تھی، جبکہ نجمہ بیگم خوش ہوئے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے لندن میں فلیٹ لے لیا ہے اور اب تو وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے سوئٹزرلینڈ بھی جا رہی ہیں۔ میں کتنی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح میرا رابطہ جیسمین سے ہو جائے اور پھر میں انہیں اپنے گھر کی پارٹی میں بلا کر لوگوں میں اپنی دھاک بٹھاؤں۔ یہ نجمہ بیگم تھی، وہی نجمہ بیگم جنہوں نے چند ہزار روپے یاسمین کے ہاتھ پر دھرے تھے۔ آج وہ جیسمین خان سے ملنے کے اشتیاق میں مرے جا رہی تھی، اور مما وہ وڈیرا ارحم شاہ جو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اب وہ میرے آگے پیچھے پھرتا ہے کہ بس کسی طرح سے جیسمین خان سے ملوا دو۔ اسی بنا پر وہ مجھے دوبارہ شاپنگ پر بھی لے گیا ہے۔ وہ مزید بھی کچھ بول رہی تھی اور اس پر نجمہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ جادو کی چھڑی گھما کر جاسمین کو یہی حاضر کر لیں۔ مہاجبی بیٹا، یقیناً تم جاسمین سے بات کر کے ضرور خوش ہوگی۔ پلیز اس سے ریکویسٹ کرنا کہ اپنے آفاق ماموں سے ایک بار رابطہ کرے۔ آفاق ماموں اپنی باچھے کانوں تک چیرتے ہوئے بولے، ماموں یقین کیجئے، گڑیا سے تو بہت مہینے ہوئے میری ایک مختصر سی بات ہوئی تھی۔ دراصل وہ اتنی مصروف رہتی ہے نا۔ ہاں یہ بات تو ہے، آخر وہ اتنی کامیاب ماڈل اور ایکٹریس جو بن گئی ہے۔ بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رامین کو بہت شوق ہے کہ ٹی وی اور ڈراموں میں کام کرے۔ اب یہ پروفیشن معیوب نہیں سمجھا جاتا، بہت پیسہ اور شہرت ہے اس کام میں۔ اب تم اپنی جیسمین کو ہی دیکھ لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات اس کی گوش گزار کرتے ہوئے بولے، وہ تو محض جی کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ روز ہی کسی نہ کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا یا وہ خود آ دھمکتا تھا کہ جیسمین سے یہ کام کرا دو، وہ کام کرا دو۔ اب تو اس کا شوہر بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا رہتا، جیسے وہ ملکہ عالیہ اور وہ اس کا غلام ہو۔ جیسمین نے انہیں 4 مرلے کے گھر سے اٹھا کر شہر کے معروف علاقے میں 1000 گز کی کوٹھی پر پہنچا دیا تھا۔ اسے کلرک کی پوسٹ سے ہٹا کر مینیجر کی پوسٹ مل گئی تھی اور اپنے بچوں کو نچلے درجے کے سکول سے اٹھا کر مہنگے ترین انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا۔ میں جبھی کی جب کبھی گڑیا سے بات ہوتی تو وہ تمام رشتہ داروں کی باتیں اس کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی اور جواباً وہ ایک کہکا ہی سن پاتی، اچھا آپ ہی سیٹ تیار ہو چکا، میں اب فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے موبائل بند کیا اور سہولت سے کیمرے کی تیز چپتی ہوئی روشنیوں کے درمیان ایک دم سے آ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی اس دنیا سے روشناس اسے مراد فاروقی نے ہی کروایا تھا۔ مقبول آفتاب کے بعد اس کی کافی لوگوں سے شناسائی ہوئی، جس میں ایک مراد فاروقی بھی تھا جو پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر تھا۔ یاسمین کے پوشیدہ حسن کو مراد فاروقی کی نظروں نے فوراً پہچان لیا تھا، جو بظاہر غربت اور پریشانی میں ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی۔ وہ بے پناہ سحر انگیز سراپے والی عورت تھی اور ایک پرکشش شخصیت کی مالک، اور مراد فاروقی وہ جوہری تھا
जिसने यास्मीन जैसे हीरे को तराश कर जैस्मीन खां बना डाला था और आज एक आलम उसका दीवाना था। कल तक जो नजमा खाला उसके हाथ पर 3,000 रुपए धर के उसे 100 बातें सुना गई थी, आज वही उससे मिलने को दीवानी थी। जैस्मीन आज टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर बहुत से इंटरव्यूज देती थी, लेकिन आजकल वो इतनी बिजी थी कि शायद ही किसी को इंटरव्यू देती। एक बेपनाह मारूफ जरीदे का स्टाफ उसे इंटरव्यू लेने का वक्त लेने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार था, लेकिन जैस्मीन का सेक्रेटरी उन्हें मुसलसल टाल रहा था। आखिर एक रोज जैस्मीन ने उन्हें टाइम देने का अंदिया दे दिया और जब सेक्रेटरी ने यह खुशखबरी उस मैगजीन को सुनाई तो उनकी तो जैसे मुराद बर आई थी। इंटरव्यू लेने वाला लड़का काफी ज़हीन और शार्प माइंड था। वो बड़ी महारत से जैस्मीन का इंटरव्यू ले रहा था जब ही एक लड़की उसके पास आकर बोली, मैडम सेट तैयार है। ये सुनकर जैस्मीन ने कुर्सी से उठने का कसद किया तो वो लड़का तेजी से बोला, मैडम प्लीज आखिरी सवाल। उसकी बात पर जैस्मीन ने उसको गोया सर के इशारे से इजाजत दी तो वो बोला, मैडम आपकी नजर में इंसान की क्या कीमत है। जैस्मीन उसकी बात सुनकर खिलखिलाई। इस सवाल पर उसे ऐसे देखा जैसे उसने बहुत ही गहरी बात कह दी हो। 30,000 रुपए? मैडम 30,000 रुपए? वो हैरत से दोहरा कर बोला, हाँ हाँ 30,000 रुपए। ये कहकर वो उस लड़के को हैरान और परेशान छोड़कर उस दुनिया की जानिब कदम बढ़ाने लगी जो महज अपना आप 30,000 में फरोख्त करने के एवज उसे मिली थी। ये तो मुराद फरूकी की मेहरबानी और उसके हुस्न का कमाल था कि वो उसे इस दुनिया में ले आया था, वरना वो तो उस बदबूदार माहौल का हिस्सा बन जाती जहां दिन तारीक और रातें रोशन होती हैं। मगर इन सब के बावजूद वो अपनी अम्मा को ना बचा पाई थी। शायद वो कुछ भी ना बचा सकी थी। यास्मीन से जैस्मीन बनने का सफर सिर्फ 30,000 के एवज ही तो तय हुआ था। जैस्मीन जूं ही कमरे के गेट पर आई तो खटाखट रोशनियां जल उठी और फिर उसने अपने चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाकर अपना काम शुरू कर दिया। वो बिल्कुल भी फैसला ना कर पा रही थी कि आज अपनी किस्मत पर रश्क करे या अपने माजी को देखकर पछताए। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।